जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान बहरहाल एक राब्ता क्रिएट हो गया है और अब यूं महसूस होता है कि दोनों के दरमियान कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा कौन? दो लोग करवाएंगे जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा आएँ और हमारे साथ बात करें। वो लोग कौन हैं और किस तरह ये मामला आगे चलेगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद साहब की वजारत जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है। एक ख़त लिखा गया है और उस ख़त में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि निगरान हुकूमत जो पुरानी हुकूमत का तसलसल महसूस होती है। और फवाद हसन फवाद साहब का नाम नहीं लिया गया लेकिन उनकी तकर्री को चैलेंज कर दिया गया। अब फवाद हसन फवाद साहब पे इतनी मेहरबानी क्यों है और क्या अब भी फवाद हसन फवाद मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। फवाद हसन फवाद साहब बहुत पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं। 22वीं ग्रेड पे रिटायर हुए थे। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मियां नवाज शरीफ साहब के। उससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ भी इन्होंने काम किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ऑनेस्ट हैं, इंटेग्रिटी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े पॉजिटिव आदमी हैं। आज तक इनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। और फिर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले ब्यूरोक्रेट हैं कि जो हाज़र सर्विस नैब के शिकंजे में आए, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, फिर इन्हें बड़ी अजियत दी गई गिरफ़्तारी के बाद और बड़ा मुश्किल वक्त इन्होंने गुजारा और ये नैब की हिरासत के अंदर ही रिटायर हो गए। लेकिन आज भी ब्यूरोक्रेसी इनका बहुत ही एहतराम के साथ इनका जिक्र करती है। फवाद हसन फवाद साहब के बारे में बहुत कुछ मैं जानता हूँ। मसलन आपको ये भी बताता चलूँ कि जब 16 महीने पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी थी तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने बराह रास्त फवाद हसन फवाद साहब से कहा था कि आप हमारी गवर्नमेंट को ज्वाइन करें और कोई भी ओहदा जो आपको पसंद है आप बताएं, उसके ऊपर हम आपको मिनिस्टर बनाएंगे और आपके वो शोबा या वो पूरा डिपार्टमेंट आपके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन फवाद हसन फवाद साहब ने उस वक्त इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अलबत्ता ये कुछ एडवाइस गवर्नमेंट को ज़रूर देते गए रहे हैं लेकिन उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बने थे। उसके बाद ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट चली गई और उस गवर्नमेंट के जाने से पहले ये खबर भी गर्दिश करती ये रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी मियां नवाज शरीफ साहब, मैं बल्कि कहूँगा मियां नवाज शरीफ साहब फवाद हसन फवाद को निगरान प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है शायद इस्टेब्लिशमेंट को ये मंजूर नहीं था, इसलिए फवाद हसन फवाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। और ये बात भी फैक्ट है कि फवाद हसन फवाद इस ओहदे के लिए अपने आप को उम्मीदवार नहीं समझते थे। बहरहाल गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद नई निगरान गवर्नमेंट आ गई और इस निगरान गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद फवाद हसन फवाद से रब्ता करके इन्हें कहा कि हम आपको निजकारी का मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। और ये तजवीज़ दी गई फवाद हसन फवाद साहब को कि मसला ये है कि पाकिस्तान में पिछले 21 साल से निजकारी करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि आप आएँ और निजकारी में पाकिस्तान की और गवर्नमेंट की सपोर्ट करें। तो फवाद हसन फवाद साहब ने इसके ऊपर हामी भर ली और आज ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल के अब ये मिनिस्टर बन गए। तो अब ये उस ओहदे पे बैठ गए हुए हैं और मुझे महसूस होता है कि फवाद हसन फवाद जो हैं ठीक ठाक काम करेंगे क्योंकि इनके अंदर स्पिरिट बहुत है, ये मामलात को अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह करते हैं और ये समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान के ये जो सिख यूनिट्स हैं इनको नहीं बेचा जाएगा, इनका बर्डन पाकिस्तान के कंधों से हल्का नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा एडिशन है कैबिनेट के अंदर फवाद हसन फवाद की तरफ से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनकी जो तकर्री है उसको चैलेंज कर दिया। कल एक ख़त लिखा गया प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को, तोकीर शाह साहब को, और उस ख़त में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यूँ महसूस होता है कि ये जो कैबिनेट है या उसके अंदर जो तोसी की जा रही है ये पिछली हुकूमत की का तसलसल है। बल्कि एग्जैक्ट लफ्ज़ ये हैं कि काबीना अरकान का इंतखाब उन अफराद से किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी ना हो। और साथ ये भी लिखा गया है कि इसी तरह सीनियर सिविल ब्यूरोक्रेट्स को भी अहम ओहदों पर तकर्रर करते हुए गैर जानबदारी के असूल को मद्देनज़र रखा जाए। तो ये जो ख़त लिखा गया है तो ज़ाहिर है इसके अंदर फवाद हसन फवाद साहब का जिक्र तो नहीं है लेकिन ज़ाहिर है एक ही तकर्री हुई है जिसके बाद ये ख़त लिखा गया। तो मतलब फवाद हसन फवाद साहब ही हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि उनको ये वजारत मिले। लेकिन अब सवाल यहाँ पे एक और भी पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये जो निगरान हुकूमत है इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये पिछली हुकूमत का तसलसल लगती है और सिर्फ फवाद हसन फवाद की वजह से लगती है, तो सवाल ये है कि आपने इससे पहले 4 ऐसे लोग लिए हैं
जिनका ताल्लुक पिछली हुकूमत के साथ बराह रास्त था। सबसे पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तोकीर शाह साहब, वो तो मियाँ शहबाज साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं 16 महीने, और उससे पहले जब सीएम थे वो, तो ये सेक्रेटरी टू सीएम भी रहे। तो वो उसके बाद ज़ाहिर है गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो उनको तसलसल दे दिया गया। उनको कहा गया कि जब तक ये निगरान हुकूमत है आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते रहें। तो जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पिछली हुकूमत के हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक फुल फ्लज गवर्नमेंट होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात हैं उनको नोटिफाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी करते हैं। तो जब आपने उनको कबूल कर लिया तो फिर फवाद हसन फवाद साहब का क्या इशू है? फिर जहांजेब खान साहब हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और ज़बरदस्त किस्म के शख्स हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन इनका ताल्लुक भी पिछली गवर्नमेंट के साथ था। ये उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे और ये वरासत में निगरान हुकूमत को मिले हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके पास 6 ओहदे हैं, यानी किसी मिनिस्टर कोई ऐसा नहीं है यानी निगरान हुकूमत में जिसके पास इतने ज़्यादा ओहदे हों, बल्कि इनके बारे में ये भी है कि इनके पास वफाक के ओहदे भी हैं और 7 सूबों के ओहदे भी हैं। ये 6 मसलन ये पार्कों के बोर्ड है उसके मेंबर हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन का हिस्सा हैं, और फिर ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके चेयरमैन भी हैं, और ये खैबर पख्तूनख्वा की अथॉरिटी है, फिर ये पंजाब बैंक ऑफ पंजाब जो हैं उसके चेयरमैन भी हैं और उनके बोर्ड का हिस्सा भी हैं, फिर ये वफाकी वज़ीर के बराबर भी हैं, और फिर ये SIFCA जो है उसके भी करता धरता हैं। तो अगर देखा जाए तो 6 ओहदे इनके पास है और इनका ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि ये वाकई अहल ऑफिसर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये वाकई काम करना जानते हैं और ये गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर इनको निकालेंगे तो गवर्नमेंट मेरा ख्याल है 50% रह जाएगी। फिर अहद चीमा साहब हैं, अहद चीमा साहब ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट का हिस्सा थे और वो बाकायदा एक मिनिस्टर फॉर स्टेट के स्टेटस को इंजॉय कर रहे थे, और वो इस वक्त भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। फिर शाहिद अशरफ तारड़ साहब हैं जो मिनिस्टर हैं इस वक्त, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे। फिर वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्होंने वर्ल्ड बैंक में भिजवाया था और अब उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। तो इस कैबिनेट में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पिछली हुकूमत का तसलसल महसूस होते हैं। अब मसलन आप ये देख लीजिए कि जो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको नामज़द किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो सफ़ीर भी रहे हैं, फिर वो सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, और उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ठीक ठाक किस्म का रिलेशन है। फिर सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी थे, फिर वो बाप पार्टी में भी थे, और बाप पार्टी ने अब इलेक्शन भी लड़ना है। और फिर एक से साथ साथ जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका बाप पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, तो बाप पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ना है। तो अगर ये देखा जाए तो इस निगरान गवर्नमेंट में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स का और पिछली पॉलिटिकल पार्टीज़ का तसलसल महसूस होते हैं। तो जब आपको ये नज़र नहीं आए तो फिर फवाद हसन फवाद क्यों? तो इसका मतलब ये है कि पर्सनल शायद इशू है, और पर्सनल इशू शायद यही है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये क्योंकि दामाद हैं सईद मेहदी साहब के, और सईद मेहदी साहब के जो साहबजादे हैं आमर अहमद अली साहब, वो चेयरमैन रहे हैं CDA के। जब फवाद हसन फवाद साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त आमर अहमद अली साहब की प्रमोशन नहीं हो सकी थी, और ये एक राइवलरी सी समझी जाती है आमर अहमद अली साहब और उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब की फवाद हसन फवाद साहब के साथ। तो फवाद हसन फवाद साहब को जब कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा रहा है तो उस पर इलेक्शन कमीशन खुश नहीं है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमीशन खुश नहीं है, और इसीलिए यह एतराज़ किया जा रहा है। तो अब हम आते हैं PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते के लिए। ये जहन में रखें कि इस वक्त 2 ऐसे शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और वो CEC जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसका रुकन भी हैं, उनके मेंबर्स भी हैं। एक चौधरी एतजाज़ हसन है और दूसरे लतीफ़ खोसा साहब हैं। ये दोनों पुराने पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं, और लेकिन अब इनकी जो अलाइनमेंट है वो PTI के साथ। ये इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, और इमरान खान साहब इनको वकील करने के लिए बाकायदा इनके घर गए थे। तो एतजाज़ हसन साहब उनको एडवाइस करते रहते थे, लतीफ़ खोसा साहब उनको एडवाइस करते रहते थे, बल्कि लतीफ़ खोसा साहब अब भी कई ऐसे केसेस हैं इमरान खान साहब के जिनमें इनके वकील हैं। तो अब बिलावल भुट्टो साहब ने पहले चौधरी एतजाज़ हसन साहब को CEC की मीटिंग में बुलवाया, और उस मीटिंग में आसफ अली ज़रदारी साहब नहीं चाहते थे कि चौधरी एतजाज़ हसन साहब आएँ, क्योंकि आसफ अली ज़रदारी इन दोनों को पसंद नहीं करते। जब आसफ अली ज़रदारी साहब CEC में पहुंचे तो उन्होंने चौधरी एतजाज़ हसन को सामने देखा तो वो वहाँ से उठकर वापस चले गए, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट कर दी जिसके बाद एक बहरान सा पैदा हो गया, और उन्होंने कहा था कि चौधरी एतजाज़ हसन को निकालें, लेकिन चौधरी एतजाज़ हसन को बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप बैठे रहें।
कि इसके ऊपर एक और कार्ड ये फेंका गया कि बिलावल भुट्टो साहब ने अब लतीफ़ खोसा साहब को भी बुला लिया है कि जो नेक्स्ट CAC की मीटिंग होगी उसमें लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद होंगे। तो अब दो ऐसे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CAC में दोबारा बैठ रहे हैं जिनका इमरान खान साहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब पार्टी के अंदर से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो दोनों हजरात हैं ये ब्रिज बनेंगे PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। और आप ज़हन में रखें कि जो बिलावल भुट्टो साहब के पिछले ख्यालात आप मीडिया पे मुलाजा कर रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए बल्कि PTI को भी चाहिए। और अब अगर बिलावल भुट्टो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए PTI की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं तो मैं आज दावे से ये कह सकता हूँ कि PTI इस हाथ को थाम लेगी और आने वाले दिनों में ये कोई बैद नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI दोनों एक ही कंटेनर पर खड़े हों और दोनों का मौक़िफ़ एक ही हो, क्योंकि इस वक्त भी दोनों का मौक़िफ़ एक है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होना चाहिए। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI आने वाले दिनों में दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगी।